नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस। और आज की बड़ी बहस होगी मैडम सर्जन की वुल्फ यूनिट मिशन D6 की साजिश पर। दिल्ली ब्लास्ट की जांच आगे बढ़ती जा रही है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों ने दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े शाहीन परवेज और अन्य आरोपियों के खिलाफ एक बड़ा खुलासा किया है। पता चला है कि आरोपी अपनी आतंकी गतिविधियों का प्लान बनाने और आपस में संपर्क के लिए रात के एक खास समय का इस्तेमाल करते थे, जिसे वो वुल्फ आवर कहते थे। जांच के मुताबिक आरोपी रात 11 बजे से 2 बजे के बीच सबसे ज्यादा एक्टिव होते थे। इस दौरान ही उनकी ज्यादातर बातचीत और गतिविधियां होती थीं। चैट बॉक्स के मैसेज से लेकर आपसी बातचीत का पूरा ब्यौरा इसी समय के दौरान का मिला है। बताया जा रहा है कि शाहीन हाउल कोड के जरिए ही बातचीत की शुरुआत करती थी। जांच में वुल्फ पैक नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी पता चला है, जिससे कई लोग जुड़े हुए थे। इस ग्रुप की एडमिन शाहीन ही बताई जा रही है और मुख्य आरोपी परवेज और आरिफ भी इसी ग्रुप से जुड़े हुए थे। आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो नाम लिखा हुआ पाया गया है। ग्रुप में ग्रिफिथ और कुर्नेलियस जैसे कोड नेम का भी इस्तेमाल किया गया है। जांच एजेंसियों ने बताया कि ग्रुप से पता चला है कि शाहीन महिला आतंकियों की 2 अलग अलग टीमें बना रही थी। उसने इन टीमों के नाम मादा भेड़ियों के नाम पर अरोरा और लूना रखे थे। शाहीन, जिसे ग्रुप में मैडम सर्जन या फिर अल्फा कहा जाता था, वुल्फ आवर में ही सभी जरूरी संदेश कोड वर्ड में देती थी। बताया जा रहा है कि शाहीन आरोपियों को भेड़ियों के पैटर्न पर ही घात लगाकर हमला करने की सलाह देती थी। ग्रुप में परवेज की तरफ से लोन वुल्फ अटैक के बारे में भी जानकारी पूछी गई थी। इसके अलावा परवेज के घर से छापेमारी के दौरान चापड़ भी बरामद हुई है। अब देखना होगा कि इस जांच में आगे क्या क्या भेद खुलते हैं। वहीं आज शाहीन के इन कोड वर्ड्स को हम डिकोड करने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो शाहीन यहां पर जिस तरह के कोड वर्ड का इस्तेमाल करती थी, हम वो आज की इस चर्चा के दौरान अपने खास मेहमानों से समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी यहां पर हम आपको बता रहे हैं जो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के हैं कि चैट से खुले बड़े राज। मैडम XZ क्या क्या करने वाली थी? जांच एजेंसियों का सवाल, कौन कौन फंडिंग के मददगार? D6 मिशन सीरियल धमाके की साजिश थी। आतंकियों की मीटिंग मैडम सर्जन ग्रुप एडमिन। चैट से खुले बड़े राज, कहां कहां तक आतंकी तार। मैडम XZ क्या क्या करने वाली थी और क्या थी उनकी प्लानिंग? जांच एजेंसियों का है सवाल, कौन कौन फंडिंग के मददगार? D6 मिशन सीरियल धमाके की साजिश थी। आतंकियों की मीटिंग मैडम सर्जन ग्रुप एडमिन। तो चैट से यहां कई बड़े राज खुले हैं और आज इसी कोड वर्ड को हम समझेंगे हमारे खास मेहमानों से जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। और हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो इन शब्दों का, इन कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और कैसे ये तमाम चीजें अब जांच एजेंसियां इस गुत्थी को सुलझा रही हैं। कैसे यहां पर इन कोड वर्ड के जो मतलब हैं वो समझे जा रहे हैं कि आखिर शाहीन किस तरह से बाकी महिला आतंकियों को, जिनके उसने ग्रुप बना रखे थे, वो कैसे उनके साथ बातें किया करती थी, या फिर उन्हें अगर कोई ऑर्डर देना होता था तो फिर वो कैसे उन्हें ऑर्डर देती थी। और सबसे बड़ा सवाल, रात 11 से 12 बजे के बीच का जो उसने वक्त चुना था, आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? उसे वुल्फ आवर क्यों कहा जा रहा है और भेड़ियों का इस्तेमाल यहां पर क्यों किया गया है? भेड़ियों के पैटर्न का, भेड़ियों के वक्त का, या फिर भेड़ियों के घात लगाने वाले उस तरीके का यहां पर जिक्र क्यों किया जा रहा है? इस आतंकी हमले से क्या कनेक्शन जुड़ा हुआ है, यह भी आज हम इस चर्चा में जानेंगे और समझेंगे। तो देखिए, हमारी जांच एजेंसियां लगातार इस तरह के जो कोड वर्ड्स हैं उस पर काम भी कर रही हैं, उन्हें डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। तो मैडम XZ क्या क्या करने वाली थी? जांच एजेंसियों का सवाल है कि इस फंडिंग में कौन कौन उनकी मदद कर रहा था।
तो चलिए हम अपने चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। त्यागी साहब, बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। आरएस वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व आईपीएस के तौर पर। वर्मा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे नरेंद्र का रुख करते हैं, उसके बाद मेहमानों का मैं रुख करूंगी। क्योंकि नरेंद्र, लगातार इस पूरे मामले को आप ग्राउंड पे रहकर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी जिस तरह के कोड वर्ड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चर्चा में अपने मेहमानों से इस चीज को समझेंगे भी। लेकिन इस वक्त क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है? किस तरह से शाहीन यहां पर काम किया करती थी, उसके व्हाट्सएप चैट से कई बड़े खुलासे हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से शाहीन के व्हाट्सएप ग्रुप में दो महिलाओं का नाम आया है, जिसमें मैडम एक्स और मैडम जेड का प्रयोग किया गया है, और इस तरीके से जो चैट वो लोग करते थे उसमें कोड वर्ड का प्रयोग किया गया है। जांच एजेंसियों ने इसका खुलासा किया है कि ये लोग मेडिसिन की बात करते थे, ऑपरेशन इनका कोड वर्ड था, और साथ ही हमदर्द ऑपरेशन नाम दिया गया था। तो कई ऐसे शब्द मिले हैं जिनको लेकर जांच एजेंसियां लगी हुई है, और जिस तरीके से मेडिसिन का प्रयोग किया गया है उससे कहा जा रहा है कि मेडिसिन विस्फोटक के लिए प्रयोग किया गया, और साथ ही हमदर्द जो ऑपरेशन है इसके लिए महिलाओं की एक ग्रुप बनाने की बात की जा रही है, और साथ ही ऑपरेशन की सामग्री, जिस तरीके से ऑपरेशन को कहीं ना कहीं ब्लास्ट से जोड़ा जा रहा है। जो जांच एजेंसियों को अब तक जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो दो नाम आए हैं, मैडम एक्स और मैडम जेड, ये कहीं विदेश में हो सकते हैं। इसमें टर्की का नाम भी आ रहा है और पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है। तो लगातार जांच एजेंसियां जैसे जैसे खुलासे कर रही, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। उनका पूरा नेटवर्क जिस तरीके से विदेशों तक से जुड़ा हुआ था, और एक तरीके से स्लीपर सेल के जरिए वो अपने पूरे नेटवर्क को शाहीन मजबूत कर रही थी, और उसके संपर्क में तमाम लोग जो हैं हिरासत में लिए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, रिमांड पे लिए जा रहे हैं। तो जो तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं, आरिफ की है, उससे पूछताछ में तमाम सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी प्लानिंग थी, और अभी आने वाले दिनों में इसकी जांच आगे बढ़ेगी, पूरा खुलासा होगा, और इसके बाद पता लगाया जा सकेगा कि ये कितना बड़ा नेटवर्क था। और जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से नेटवर्क जुड़े हुए हैं, ये लोग ग्रुप के जरिए संपर्क में थे और बातचीत करते थे, और सामग्री के लाने ले जाने और मिशन को चलाने के लिए तमाम कोड वर्डों का भी प्रयोग किया है। पूजा आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां इन सारे मामलों का खुलासा करेंगी। फिलहाल गिरफ्तारी जारी है और आतंकियों को रिमांड पर भी लिया जा रहा है। जी बिल्कुल नरेंद्र, चूंकि आज देखिए यूपी पुलिस भी जांच के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है, वहां पर यूपी पुलिस की भी जांच हो रही है। क्या कुछ वहां से सामने आया है? अगर यूपी पुलिस वहां पहुंची है जांच में, क्या कुछ चीजें क्लियर हो पाई हैं यूपी के संदर्भ में? देखिए, वहाँ पर जो जांच एजेंसियां गई हैं उसमें हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई है। वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, चांसलर हैं, उनका एक भाई हैदराबाद से गिरफ्तार हुआ है। और जिस तरीके से 29 अक्टूबर को उमर वहाँ पर देखा गया था I-20 कार से, जिससे विस्फोट किया गया, और वहाँ पर पार्किंग में गया, ग्राउंड में गया, तो कई ऐसे फुटेज निकल के आए हैं कि मेन स्थान वही था और वहीं से पूरी साजिश रची गई। वहाँ पर उसको शेल्टर दिया गया। इन सारी चीज़ों का सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा है, और टाइमिंग पर देखा जा रहा है कि जब कार यहाँ से निकली तो उसके बाद अगले चौराहे पर जब पहुँची, या जहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ था वहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लगा, कितनी स्पीड से चल रहा था, और उसके पीछे जो गाड़ियाँ चल रही थी उनकी भी सीसीटीवी फुटेज से छानबीन की जा रही है। कहीं किसी और हैंडलर से या किसी सहयोगी से उसकी कहीं पर मुलाकात तो नहीं हुई, बातचीत तो नहीं हुई, क्योंकि वो दिल्ली मुंबई हाईवे पर, एक्सप्रेस हाईवे पर गया था। वहाँ पर टूल से फुटेज आए हैं। तो किस मकसद से वो अपनी गाड़ी से निकल रहा था और जा रहा था, कहाँ किससे बात कर रहा था, इन सारी चीज़ों
को लेकर छानबीन चल रही है कि जांच एजेंसियों को ये अंदेशा है कि जब वो रोड पे निकलता था, कहीं जाता था, तो उसके कुछ सहयोगी कहीं पर उससे मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे। इन सारी चीज़ों को कोरिलेट किया जा रहा है कि आखिर इस गाड़ी के पीछे कोई ऐसी गाड़ी तो नहीं चलती थी जो लगातार उसको फॉलो कर रही हो या उसके आगे गाड़ी चल रही हो। इन सारी चीज़ों को सीसीटीवी के माध्यम से देखा जा रहा है। साथ ही उनके जो चैट मिले हैं उससे भी कोरिलेट किया जा रहा है और जो उसके सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ कर उन सारे बिंदुओं पर जांच की जा रही है कि आखिर यहाँ पर कौन कौन लोगों से उसकी उम्र की बात हुई और उसके बाद उसने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। इन सारी चीज़ों पर पुलिस और जांच एजेंसियां लगी हुई है। पूजा बिल्कुल नरेंद्र, और यहाँ पर देखिए एक चीज और है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह की छापेमारियां चल रही हैं, जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, जांच की जो दिशा है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है? क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश के लिए बात करें तो उत्तर प्रदेश भी इन आतंकियों के निशाने पर था, वाराणसी भी इनके निशाने पर था। 6 दिसंबर को ये एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। बिल्कुल अपूर्वा, जिस तरीके से ये जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं कि दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी की गई है इसमें, और 7 से 8 जो सीधे उनसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के जरिए और कम्युनिकेशन में जुड़े हुए हैं और जिनका नाम शाहीन ने लिया है और एक दूसरे से उनका रिलेशन है चैट के जरिए, बातचीत के जरिए, और पूछताछ में ये सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है कि वो एक दूसरे को जानते थे और एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने के लिए तैयारी कर रहे थे। महिलाओं का एक बड़ा नेटवर्क था, डॉक्टर उसमें शामिल थे और इस तरीके से पूरे नेटवर्क को खड़ा किया जा रहा था और अलग अलग जगह पर धमाके करने की पूरी उनकी योजना थी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर से इसके पूरे नेटवर्क मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से नेटवर्क मिल रहा, तो अलग अलग स्थानों पर शाहीन ने अपने नेटवर्क खड़े किए थे और उनसे वो बातचीत कर रही थी। और जिस तरीके से पाकिस्तानी जो आतंकी संगठन है उससे जुड़े होने की बात हो रही है कि महिला विंग की कमांडर शाहीन थी और ये ब्रेन वॉश करती थी, चैट के जरिए बातचीत करती थी और पर्सनल मीटिंग में उनको ग्रुप से जोड़ने का काम करती थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो लगातार ये पूरा नेटवर्क का खुलासा होता जा रहा है, इसमें संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि अब तक जांच एजेंसियों ने सैकड़ों लोगों से पूछताछ किया है, दर्जनों को हिरासत में लिया है और जो पकड़े गए हैं उनकी रिमांड भी ली जा रही है और जगह जगह पर छापेमारी भी की जा रही है। तो एक तरफ फॉरेंसिक जांच की जा रही है घटना की पूरी और दूसरी तरफ सर्विलांस के जरिए इनके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, चैट को देखा जा रहा है, किस किस डिवाइस का प्रयोग किया गया, किस नेटवर्क का प्रयोग किया गया। और तमाम ऐसे ऐप आए हैं जो ऑनलाइन ऐप होते हैं जिनमें सिम की ज़रूरत नहीं होती है, केवल ऑनलाइन के जरिए वो तमाम ऐप से इन्होंने चैट किए हैं और कोड भाषा का प्रयोग किया है। इन सारी चीज़ों पर काम चल रहा है और उम्मीद की जा रही कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होंगी और विदेश में बैठे हुए ठीक है, बिल्कुल पहचान हो जाएगी। बिल्कुल नरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इस पूरे मामले को लेकर आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन अब एक बार चर्चा में जुड़ चुके सभी मेहमानों का मैं एक बार फिर से यहाँ स्वागत करती हूँ और चर्चा की ओपनिंग यहाँ पे कर्नल टीपी त्यागी सर आपसे ही मैं यहाँ पर करना चाहूंगी, क्योंकि अब चीजें कोड वर्ड जो सामने आ रहे हैं उन्हें डिकोड किया जा रहा है। शाहीन किस तरह से कोड वर्ड का इस्तेमाल करती थी, जो महिला आतंकी थी या फिर ये कहे कि जो स्लीपर सेल्स थी, जो महिला स्लीपर सेल्स थी वो किस तरह से एक्टिव होती थी, कब कब वो एक्टिव होती थी, ये सभी चीजें इस कोड वर्ड के जरिए धीरे धीरे खुल के सामने आ रही हैं। वुल्फ आवर क्या है वो भी मैं आपसे समझना चाहूंगी और वुल्फ पैक जैसे जो कोड पैटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये किसी संगठित आतंकी मॉड्यूल की ओर इशारा कर रहा है, उनका एक रणनीतिक पैटर्न क्या होता है वो त्यागी साहब मैं आपसे समझना चाहूंगी। जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर एस्ट्रीम चैनल। मैम सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डॉक्टर शाहीन है द मेन किंग पिन एंड द लीडर ऑफ द जमातुल मोमिनात ऑफ जैश मोहम्मद की हेड, इसको कहते थे मैडम सर्जन। और मैडम सर्जन ने 2 ग्रुप बनाए हुए थे, अरोरा और लूना, और ये वुल्फ पैक के नाम से बने थे।
और ये वुल्फ पैक को ऑपरेट करते थे रात को 11 बजे से 2 बजे तक। ये जनरली वो टाइम होता है जब भेड़ियों की आवाज निकाल के या भेड़ियों के हमले को दर्शाने के लिए किया जाता है। और ये टाइम इसलिए चूज किया गया ताकि ये बताया जाए कि हर हमला एब्सोल्यूट सरप्राइज के साथ होना है जैसे भेड़िया करता है। अब इसमें दो और किरदार इंपॉर्टेंट, एक मैडम एक्स और एक मैडम जेड, ये दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में थी और इनके फोटो वहां पे नहीं थे। जो मोडस ऑपरेंडी है वो बड़ी ही सरप्राइजिंग है। दरअसल में जब हम बात करते हैं किसी टेलीफोन से तो वो हमारी बात एनक्रिप्टेड मैसेज से दूसरे फोन तक जाती है, लेकिन इस केस में क्या होता था कि जो हम बात करते हैं वो डेटा जाता था एक आइसोलेट सर्वर के पास, और आइसोलेट सर्वर को रन करता था वीपीएन, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्रोवाइडर। और वो क्या करता था कि उसके आईपी एड्रेस को छुपा लेता था। आईपी एड्रेस मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। मींस अगर आईपी एड्रेस छुप गया तो आप ये पता नहीं लगा सकते कि ये मैसेज आया कहां से है। मैसेज ना भी मिले लेकिन ये नहीं पता लगा सकते कि आया कहां से है। और दूसरा, ये भी नहीं पता लगा सकते कि ये मैसेज किस डिवाइस से आया है, यानी कि कंप्यूटर से आया है, मोबाइल से आया है या किसी और से आया है। और फिर ये बात करते थे कोड वर्ड में, यानी कि जैसे एक मैसेज मैडम सर्जन ने दिया कि अगले 1 हफ्ते में दवाई आपके पास पहुंच जाएगी। यहाँ पे दवाई का मतलब था विस्फोटक आपके पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये डॉक्टर थे, ये इसीलिए मेडिकल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल। एक सेकंड, उधर से मैडम एक्स का जवाब आया, इसको जोड़ना जरूरी है। मैडम एक्स का जवाब आया कि ऑपरेशन में दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए, यानी कि आतंकी हमले में। ऐसे ही जो मैडम जेड थी वो कहती हैं कि हमदर्द ऑपरेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, यानी कि रिक्रूटमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। इस किस्म के कोड वर्ड में ये बात करती थी। ये बहुत ही शातिराना इन्होंने एक नेटवर्क बना के रखा था। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस बात के लिए तो बधाई कि ये इसको अर्थ आउट कर रही है, सबको बता रही है, लेकिन इस बात के लिए क्वेश्चन मार्क भी कि इतने दिनों से ये हो रहा था, इंटेलिजेंस एजेंसी कर क्या रही थी। जी बिल्कुल, मतलब यानी त्यागी साहब ये यहाँ पर मेडिकल फील्ड से ये जुड़े हुए थे, इसीलिए ये इस तरह के कोड वर्ड और इस तरह के शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहे थे। अमूमन हम ये सभी चीजें हमने फिल्मों में भी देखी है, हमने सीरीज में भी देखिए कि किस तरह से जो स्लीपर सेल्स होते हैं या जो आतंकी होते हैं वो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा खास हो जाता है उनके इस मॉड्यूल को समझना। आर.एस. वर्मा साहब, अब यहाँ पर मैं ये चीज समझूंगी कि जो ये कोड वर्ड सामने आ रहे हैं, जो तरह का ये पैटर्न सामने आ रहा है, क्या हमारे साइबर सिक्योरिटी अलर्ट के पास ये मैकेनिज्म है कि वो इन चीजों को टैकल कर सके? आगे ऐसी अगर कोई चीज हो रही है या अभी भी प्रोसीडिंग इन चीजों को लेकर हो रही है तो वो इन चीजों को समझा जा सके, वक्त रहते इन चीजों को रोका जा सके, अगर हम अपनी पुलिसिंग व्यवस्था की यहां पर बात करें? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल पर मुझे बुलाने के लिए। जी मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि देखिए, पुलवामा का जो घटना हुई थी वो 14 फरवरी 2019 को हुई थी, जो अब से करीब 6.5 साल पहले की बात है। और उसके बाद भी हमारे देश में अभी वो सतर्कता नहीं है कि हम इस तरीके के लोगों को जो मैसेज कर रहे हैं, जो एक मेडिकल कॉलेज में सरकारी नौकरी छोड़ करके भागे थे, वो उनको क्या नाम कहते हैं, हम पकड़ सकते या उनके ऊपर हम निगाह रख सकते। निश्चित रूप से साइबर क्राइम से और जो टेलीफोन टैप करने की विधि है उससे ये बिल्कुल पता चल सकता है कि किस टेलीफोन से कहाँ बात हो रही है। जो फोन या मोबाइल या जो भी डिवाइस ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उससे कहाँ बात हो सकती है इसका पता साइबर सेल को करना चाहिए था।
हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को करना चाहिए था। एनआईए को पुलवामा इंसिडेंट के बाद से बहुत सतर्क हो जाना चाहिए था, और खासतौर से ऐसे लोगों पर। अब देखिए, कानपुर के मेडिकल कॉलेज से खाली डॉक्टर शहीनी नहीं नौकरी छोड़ के गई थी, और ये दुबई गई, और दुबई से फिर यहाँ कश्मीर में आई हैं। तो ये इनके अलावा 3 और लोग उसी समय, उसी वर्ष में 2013 में नौकरी से गायब हुए, छुट्टी लेके गए और फिर लौटे नहीं, और फिर उनको नोटिसें जारी होती रहीं और 2021 तक जारी होती रही, और उनका कुछ पता नहीं चला। अब उनकी नौकरियां उसके बाद बर्खास्त हुई नौकरियां उनकी। तो ये लोग बर्खास्त तो कर दिए गए, लेकिन इन पर निगाह रखनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि ये सशंकित ग्रुप में निश्चित रूप से थे। और जब हमारे पुलवामा का इंसिडेंट हो गया, पहलगांव का इंसिडेंट हो गया, पुलवामा का तो इसी टाइप से एक्सप्लोसिव से ही इंसिडेंट हुआ था, तो हम उनको बहुत अलर्ट रहना चाहिए था। और ये अगर अलर्ट रहते तो शायद ये पहले से पकड़ी जा सकती थी। ठीक है, वीरेंद्र शाही सर, आपसे अब यहाँ पर मैं एक चीज समझूंगी, जो ये कोड बेस्ड मॉड्यूल्स होते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल अभी हम भी यहाँ पर बता रहे थे कि अल्फा, स्पाइरो, ग्रिफिथ, कुरलेनियस, ये जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों को डाइवर्ट करने के लिए, उन्हें भ्रमित करने के लिए किया जाता है? आपने सही कहा पूर्वा, बिल्कुल। असली बात को साफ शब्दों में कहा जाए तो कोई भी समझ सकता है, और अगर उनके पीछे इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका असली मतलब कुछ और होता है, और जो ऊपर से बात की जाती है वो कुछ और होती है, तो असली बात तक पहुंचने में समय भी लगता है, भ्रम भी रहता है, और शक नहीं होता। इसीलिए जो भी इस तरह की क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज हैं, वहां पर जो भी आदेश या मैसेजेस दिए जाते हैं, उनको एक छुपी हुई भाषा में कोडेड करके दिया जाता है, और कोड शब्द ऐसे होते हैं जिनका के आम तौर पर आप अंदाजा नहीं लगाए जा सकते। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले सेव को ग्रेनेड के लिए शब्द प्रयोग किया जा सकता था। अब कोई भी अगर कहे कि मैं आपको 4 सेव भेज रहा हूं, तो अंदाजा तो यही लगेगा कि फल दे रहे हैं एक दूसरे को, पर क्या सेव का अभिप्राय ग्रेनेड है? इसी तरह ये जो स्मगलर्स वगैरह, ये लाख रुपए की उसको पेटी कहते थे, बक्सा कहते थे। 10 लाख के लिए वो पेटी, बड़ी पेटी, अलग अलग नाम दिए जाते थे। तो ये इसका सबका अभिप्राय वही होता है कि सुरक्षा एजेंसियां एकदम उनके कान खड़े ना हो जाएं, और इस तरह की चीज़ों को, और डॉक्टर अगर मेडिसिन का नाम ले रहा है तो किसी का विचार नहीं जाएगा कि मेडिसिन का मतलब बारूद भी हो सकता है। हमदर्द एक ऐसा शब्द है, इतना बड़ा एक हमदर्द दवाखाना हिंदुस्तान में चलता है, तौर पर दवाइयों और इलाज की तरफ ही ध्यान जाता है, पर क्या वो वुमेन टेररिस्ट की सपोर्ट के लिए यूज किया जा रहा है, इतनी जल्दी कैच नहीं होता। पर सुरक्षा एजेंसी सक्षम है, और अब के क्यों रिमांड भी हो गए हैं अरेस्ट होने के बाद, और काफी सिनारो खुल चुका है। मैं नहीं समझता हूँ ज्यादा वक्त लगेगा अब इन सबको डिकोड करने का। दूसरा डिकोडिंग का तरीका होता है कि शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए जी। जैसे अगर CAT कैट को C की जगह शब्द 3 लगा दिया जाए, A की जगह 1 लगा दिया जाए, और T लगा दिया जाए, तो CAT की जगह 31T लिखा जाए, तो उसको समझने में बड़ी देर लगेगी कि 31T आखिर क्या चीज है। पर आमतौर पर देखें तो वो नजर नहीं आता। अगर कोडिंग करके और डिकोड करें तो 3 मीन्स ABC 3 जी, और A is 1, तो 31T मतलब कैट हो गया। इस तरह के कोडिंग भी किए जाते हैं, नंबर्स के कोडिंग भी किए जाते हैं,
कई कोड फार्मूला होते हैं और फौज में तो कोडिंग डी कोडिंग की बकायदा बुक्स होती हैं। अलग अलग तरह के कोड्स का प्रयोग किया जाता है और उनकी अलग अलग की होती हैं। उन ठीक की है, से उनको खोला जा सकता है। बिल्कुल सर। और इसी तरह की की जी, ये जो कोड वर्ड्स होते हैं, जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे, कि इनका इस्तेमाल किया ही इसीलिए जाता है कि सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियों को भ्रमित किया जा सके। टीपी त्यागी जी, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर समझने की जरूरत है, हाइब्रिड टेररिज्म का हिस्सा है क्या? इसे हम हाइब्रिड टेररिज्म का हिस्सा समझे? क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की एक विंग तैयार हो रही थी, कोड वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा था, यानी ये आधुनिक हाइब्रिड टेररिज्म का एक हिस्सा है जिसे पकड़ा गया है, और अगर नहीं पकड़ा जाता तो फिर ये आगे एक बड़े विंग के तौर पर हम देखते, या फिर किसी बड़ी आतंकी साजिश को ये अंजाम दे सकते थे। जी ठीक कह रही हैं आप। ये कोई भी चीज जो कन्वेंशनल वे में ना हो उसे आप हाइब्रिड ऑपरेशन कह सकते हैं। दैट इज ए वेरी जनरल डेफिनेशन। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कोडिंग है ये इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कोडिंग तो एक नॉर्मल चीज है। हम बटालियन में रहते हैं, जिन दिनों में हम बटालियन में रहते हैं तो उन दिनों में प्रतिदिन एवरी डे एक नया कोड वर्ड दिया जाता है। से फॉर एग्जाम्पल लैंप और किताब अब अपने बटालियन में बता दिया जाता है। कोई आदमी जो शाम को 6 बजे आता है तो सेंट्री उससे कहता है लैंप। अब अगर वो किताब नहीं बोलता है तो फिर उसको आने नहीं दिया जाता। फिर बोलते हैं पहचान के लिए आगे बढ़। आगे बढ़ता है, पहचानता है, आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है तो इन, वरना वो समझ लेते हैं कि ये दुश्मन है, फायरिंग करते हैं। तो कोडिंग इज ए नॉर्मल थिंग। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस केस इज कि इसमें मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड इनके फोटो नहीं थे। अब फोटो नहीं थे तो आप ये नहीं पता लगा सकते कि कौन है ये। दूसरी बात कि इसमें वीपीएन टेक्निक का यूज किया गया, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपने मैसेज दिया है वो मैसेज एक रिमोट सर्वर के पास गया है, उस सर्वर को ऑपरेट कर रहा है ये वीपीएन, और ये वीपीएन उसको ऑपरेट करने का मतलब कि उसके आईपी एड्रेस को छुपा रहा है। आईपी एड्रेस का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसको छुपाने का मतलब कि आप ये नहीं पता लगा सकते कि ये मैसेज आया कहां से। यानी कि लोकेशन कैन बी कनाडा, लोकेशन कैन बी बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, इंडिया, कैन बी एनीवेयर। तो आप लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। दूसरा, ये भी नहीं पता लगा सकते कि ये मैसेज आया किस डिवाइस से, यानी कि मोबाइल से आया, कंप्यूटर से आया, कौन सी डिवाइस से आया। नाउ दिस इज वन थिंग व्हिच हैज बीन फाउंड आउट, और इसको रिपोर्ट करने में समय लगेगा, लेकिन हमारी एजेंसी अब तो इसे पूरा कर लेगी, मुझे यकीन है। लेकिन अब मैं आप एक दो बातें बताना चाहता हूँ। पहला तो ये कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का जब आप जिक्र करते हैं तो हमारे पास रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हमारे पास इंफॉर्मेशन ब्यूरो, हमारे पास नेशनल टेक्निकल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ, मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस, सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम, और ऐसे करके कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और ये अलग अलग काम करती हैं। क्या ये समझने में कोई रॉकेट साइंस है कि ये सारी एजेंसी एक कमांड के अंदर होनी चाहिए थी? पहले पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन मैं उन्हें इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उनकी जो आईएसआई है और जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, दे आर ऑल कंट्रोल्ड अंडर वन मैन, अंडर वन कमांड, इन वन रूम। हमारे यहाँ ये 15 एजेंसी है, इनकी तालमेल में ही समय लग जाता है। एक बटालियन में 4 फील्ड कंपनी होती है, उनकी तालमेल में इतना समय लग जाता है। यहाँ पे इतनी सारी एजेंसीज है। और कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म बार बार हो रहा है, उसका एक मेन कारण ये है कि जो फौज का सिपाही है वो कहता है साहब मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हूँ, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस बीएसएफ या सीआरपीएफ का सिपाही है वो कहता है साहब मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम में आता हूँ, और जो पुलिस का सिपाही है वो कहता है साहब मैं तो जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन में आता हूँ। अब आप कल्पना कीजिए, जॉइंट ऑपरेशन होती है, लंबे समय तक होती है, रिजल्ट निकलता है या थोड़ा बहुत निकलता है और टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो एक आर्मी का जो सिंपल प्रोसीजर है दैट एवरी ऑपरेशन शुड हैव वन कमांडर, जो आज तक नहीं हुआ कम से कम अब करे।
इसे पॉलिटिकल लीडर्स अपने इंटरेस्ट की वजह से कि मेरे अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन रहे, दूसरा कहता है मेरी मिनिस्ट्री में बहुत ऑर्गेनाइजेशन रहे और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इट इज अ सिंपल थिंग। कभी कभी क्लिष्ट समस्याओं के सिंपल समाधान भी होते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लड़ाई लड़ी है जी। मैं भी वीरेंद्र सर की जरा वो वीर चक्र है, मैं भी वीर चक्र हूँ, मेरे नाम के साथ भी बीआरसी लिखा करो। तो मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, मान लीजिए आपने आतंकी पकड़ लिए, 73 आदमियों को ऑलरेडी पुलिस और ये डिफरेंट एजेंसी पकड़ चुकी हैं और 173 को पकड़ लेंगी और मान लीजिए उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया, तो क्या आप समझेंगे कि प्रॉब्लम खत्म हो गई? नो, प्रॉब्लम खत्म तब होगी जब इनको पैट्रोनेज करने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, उसमें किसी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा इस इशू के बदले पे। अब आज तक किसी एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर आज तक ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। अब मैं आपको सामने ये बोलता हूँ, क्या हम नहीं जानते कि कौन आदमी ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी? ये जानते हुए भी कि इस पूरे मॉड्यूल का भी कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से है और जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन डायरेक्ट उस फेल्ड मुनीर से है, लेकिन फिर भी हम उसे बर्दाश्त कर लेते हैं। अब हिंदुस्तान की आर्मी चीन की आर्मी से तवांग में पिट के आ गई, क्या आप लोगों ने नहीं सुना? और फिर इसके ऊपर जवाब नहीं। अगर चाइना का रूल हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्या आप नहीं जानते किसने का? तो अगर इसके खिलाफ आप एक्शन लें तो ये ठीक है त्यागी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। एक रिएक्शन मैं यहाँ पर आर.एस. वर्मा साहब से मैं समझना चाहूंगी। सर देखिए, जो शुरुआती जांच में जैसे कोडवर्ड का हम जिक्र करते हैं, अमूमन जब इस तरह की हम आतंकी घटनाओं को लेकर अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहली जिक्र होती है कोडवर्ड्स को। इसके जरिए ही हमें पता चल पाता है कि वो क्या बात कर रहे थे, क्या प्लानिंग कर रहे थे, या फिर क्या प्लानिंग करने के लिए उन्होंने टीम को तैयार कर रखा था। कोड वर्ड्स को डिकोड करना और जांच एजेंसियों को इस चीज में उलझाए रखना, क्या ये जो पूरी जांच की प्रोसीडिंग है इसको स्लो करती है? इस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है ऐसे कोड वर्ड्स को लेकर? देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट तो खैर पड़ता ही है, और लेकिन हम लोग को भी, हमारी एजेंसीज को भी अब बहुत सतर्क होने की जरूरत थी। जब पुलवामा जैसा घटना आज से 6.5 साल पहले घट गई और ये लोग 2013 से वहां से निकल के गायब हो गए और फिर इनका कोई पता नहीं चला। 10-10 नोटिसें इन लोग को गई, ये लोगों का कोई पता आता नहीं चला। और अच्छी खासी नौकरी थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फार्माकोलॉजी का इनका स्टेटस था, डॉक्टर शाहीन का। और जब ये वहां से गायब हो गई और कुछ पता नहीं चला, बाद में अब ये पता चल रहा है कि ये वहां से गायब होने के बाद ये और 3 और प्रोफेसर उसी मेडिकल कॉलेज के पहले दुबई गए, फिर दुबई से फिर गायब हो गए। तो अब जब पता चल सकता है तो तब क्यों नहीं पता चल सकता था कि ये दुबई गए और ये इस तरीके से हुआ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इनका आचरण संदिग्ध था, ये मतलब सस्पिशियस थे ये लोग, तो जब ये सस्पिशियस थे तो इनके जो भी व्हाटएवर डिवाइस रहा हो, उससे जो मैसेजेस जा रहे थे वो कहाँ से जा रहे थे, कहाँ पहुंच रहे थे, ये भी जब पता नहीं चल रहा था। लेकिन आज पता चल गया, तो जैसे आज पता चल गया वैसे ये पहले क्यों नहीं पता कर पाई हमारी एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज। हम कर्नल त्यागी की इस बात से सहमत हैं कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी का जो क्या नाम कहते हैं, इनमें जो संवाद होना चाहिए, इनमें जो आपस में मतलब आपस में एक बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में काम करना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए। कहने का मतलब वो उसके लिए ये अंडर वन टॉप ऑफिसर या वन टॉप मास्टर होनी चाहिए, जिससे कि इनमें आपस में तालमेल अच्छा हो सके, जिससे ये बेहतर हो सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई और होती चली जा रही हैं, और 370 भी हट गया कश्मीर से और फिर भी होती चली जा रही हैं। तो एक बात तो ये है कि इस तरीके की घटनाओं पर बहुत नजर रखने की जरूरत है।
फिर दूसरी बात ये भी बहुत जरूरी है, मैं सोचता हूं कि ये लोगों को समझनी चाहिए। लोगों को आसान नहीं है समझना, लेकिन समझनी चाहिए कि आखिर इस प्रकार की ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं ये क्यों हो रही हैं। ये हमारी पब्लिक जो हमारे देश में पली बढ़ी, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में उसने शिक्षा पाई, एमबीबीएस की, एमडी की, और उसके बाद उसने कानपुर में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सेलेक्ट होकर के वहां पर नौकरी की, और काफी समय नौकरी की, अच्छा खासा समय नौकरी करी। उसके माइंड में भी ये आ गया कि आतंकवादी बन जाए। ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे कोई रिसर्च एनालिसिस विंग नहीं काम करता। इसको समझने की जरूरत है। हमें कुछ बदलाव अपने राजनीतिक वातावरण में भी देश के लाना पड़ेगा, शायद। मैं ऐसा समझता हूं, हो सकता है बहुत से लोग नहीं समझेंगे, बहुत से लोग नहीं समझेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल बात है। गुस्सा क्यों आता है के लोगों को कि हम इस तरीके की घटनाएं करें, इस तरीके के काम करें? पाकिस्तान से क्यों मिल जाए हम, जब कश्मीर जहां पर कि 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी थी, वो हिंदुस्तान से मिला। हिंदुस्तान से मिलने की वहां की पब्लिक ने की एक समय, और उस जो 1947 में के बाद जब वो मिला है, उसके बाद से लेके हमारे ख्याल से 1990 के थोड़ा पहले तक बहुत मामला शांत रहा। कश्मीर में कोई ऐसा बहुत नहीं था। यह है कि 80s के लेटर पार्ट में स्थितियां बिगड़नी शुरू। तो इस पे हम लोग को गौर करना पड़ेगा। हम कोई मक्खन पॉलिश करने किसी भी एजेंसी के नहीं बैठे हैं। हम केवल राष्ट्र का हित चाहते हैं। राष्ट्र का बिल्कुल हित कैसे। वर्मा साहब, मुझे लगता है कि आपके जो इस सवाल को बहुत बेहतर तरीके से वीरेंद्र शाही जी समझा पाएंगे, क्योंकि वो समझ भी रहे हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड इसी को लेकर रहा है। वीरेंद्र सर, अभी आपने सुना होगा आर.एस. वर्मा सर कि वो बार बार ये चीज कह रहे हैं, किस तरह की चीजें हो क्यों रही हैं, तालमेल में कहीं कोई कमी है, किसी तरह की कोऑर्डिनेशन में कोई कमी है। और इसी के साथ मेरा भी एक सवाल है कि जो अगर हम यहाँ पर महिला सेल की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो क्या भारत में इससे पहले भी इस तरह के आतंकी अटैक में महिला सेल का जिक्र हुआ है, या फिर ये पहली बार हम इस तरह का कुछ देख रहे हैं? पूर्वा जी, मैं पूरी बात आर.एस. वर्मा जी की सुन रहा था। एक तो मैं यहाँ सूचना देना चाहता हूँ, ये जो डॉक्टरों के गायब होने की इन्होंने बात की जी, आज से कोई 6-7 साल पहले एक लिस्ट पब्लिश हुई थी J&K में, जिसमें ऐसे बहुत से डॉक्टरों के नाम थे जो कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक J&K मेडिकल डिपार्टमेंट से एब्सेंट थे, और जानकारी थी कि वो गल्फ के कुछ कंट्रीज में नौकरी कर रहे हैं। आपको सबको आश्चर्य होगा सुनकर, फिर भी उनकी तनख्वाह बराबर उनके बैंक में दी जा रही थी जी। अब आप समझ सकते हैं, अगर कुछ साल एक डॉक्टर अपनी पोजीशन से, अपनी अपॉइंटेड जॉब से एब्सेंट है, और लगातार कुछ सालों तक उसको तनख्वाह दी जाती है, तो ये एक हादसा नहीं हो सकता, ये अचानक नहीं हो सकता, ये एक एरर, क्लरिकल एरर नहीं हो सकता जी। हम देश में एक बड़ी भारी गलती कर गए हैं, जो मैं वर्मा जी का दूसरा सवाल का जवाब देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। वर्मा जी, ऐसा इसलिए होता है कि हमने बहुत पहले से 1952 से एक अपीजमेंट पॉलिसी बनाई हुई है। हम एक खास तबके को देश में स्पेशल स्टेटस देते हैं। कश्मीर में तो उसको संविधान में भी शामिल कर लिया, आर्टिकल 370 को बैकडोर से इंट्रोड्यूस करके कि वो स्पेशल स्टेटस वाले लोग हो गए। उनके ऊपर देश की सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होगी, शुरू में ऐसा था। उनके ऊपर भारत में पार्लियामेंट में पास किए हुए रूल लागू नहीं होंगे। और शुरुआत में जब मुखर्जी वहां गए हैं
तब तो वहाँ लेने के जाने के लिए आपको एक वीसा के तौर पर परमिट लिया जाता था, जो दिल्ली में कश्मीर हाउस 5 पृथ्वीराज रोड में इशू होता था, एक सर्टिफिकेट, आपको इजाज़त है J&K में कदम रखने की। ये किसी भी भारतवासी को वहाँ जाने के लिए लेना पड़ता था, जिसका मुखर्जी ने विरोध किया, जिसके लिए वो अरेस्ट हुए और जिसको अरेस्ट होने के बाद वो वहाँ से जीवित नहीं लौटे। और तब ये इरादा किया गया था कि ये स्पेशल स्टेटस हटाना पड़ेगा। तो ये स्पेशल स्टेटस हमने संविधान में बैकडोर बिना पार्लियामेंट से पास किए हुए आर्टिकल 370 में एक एडिशनलिटी दाखिल कर दी। बाकी भी पूरे देश में कई ऐसी चीजें हुई जिससे हमने एक जाति विशेष को एक वोट बैंक की तरह यूज करने, रिजर्व बैंक वोट बैंक यूज करने के लिए बहुत सी सुविधाएं और बहुत सी चीजें ऐसी थी। जी शाही साहब, एक सवाल मेरा भी यहाँ पर ये था कि हम जो महिला विंग का हम इस बार जिक्र कर रहे हैं, जो काफी ज्यादा चर्चाओं में भी है इस पूरे टेरर अटैक को लेकर, तो क्या इस तरह की महिला विंग पहले भी भारत में अगर जो टेरर अटैक हुए हैं उसमें देखी गई हैं? बिल्कुल देखी गई है, लेकिन इतनी प्रोमिनेंटली नहीं। जी, कहीं कहीं महिलाओं का यूज हुआ है जी, वो डाकुओं में भी रही हैं, वो फिल्म भी बनी थी एक मुरैना और भिंड के इलाके में, तो वो डाकू के तौर पे भी रही हैं, महिला सपोर्ट करती रही हैं इस तरह की एक्टिविटीज, पर एक पूरा महिला विंग बनाया जाए। लोन वुल्फ की बात हो रही, हालांकि हो चुकी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये नाम उस टेरर को दिया जाए, उस टेररिस्ट को दिया जाता है जो अकेले रहकर इस तरह ब्रेन वॉश्ड या इंडोक्ट्रिनेटेड है कि और किसी सपोर्ट की बगैर वो एक खतरनाक टेरर एक्टिविटी को अंजाम देता रहता है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, देता रहता है बिल्कुल, जब तक उसको ठिकाने ना लगा दिया। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी का भी मैं एक बार रुक करती हूं। लोन वुल्फ कहा जा रहा था जी, अब धीरे धीरे उनकी डिटेल्स बाहर आ रही हैं कि इनका रास्ता पाकिस्तान से था, बांग्लादेश के थ्रू था, तुर्की के थ्रू था, और यहाँ मैं ये भी साफ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने ऑप सिंदूर की मार को वार्ड ऑफ करने के लिए इस बार डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की जगह बंदूक तुर्की और बांग्लादेश के कंधे पर रहकर चलाई है, अम्युनिशन उस रास्ते भेजा है, और इनको गाइडेंस तुर्की में ये विजिट करते थे, वहां जाकर 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस मिलता है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। नरेंद्र का मैं अपना रुक करती हूँ अपने सहयोगी का। नरेंद्र, इस तरह से जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो पूरी जांच एजेंसी लगी हुई है लगातार, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में भी आप इस तरह की हलचल लगातार देख रहे होंगे, लोगों का क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस तरह से एक डॉक्टर को, एक पूरी डॉक्टर की टीम को आतंकी मॉड्यूल के तौर पर काम करते हुए देखा है। लखनऊ से है और उसका परिवार यहाँ पर रहता भी है, और जांच एजेंसियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं उसके भी खुलासे हो रहे हैं। अभी शाहीन के 3 पासपोर्ट मिले हैं और जिन पर उसके अलग अलग पते दिए गए हैं, और इन पासपोर्ट के जरिए वो UAE और सऊदी और थाईलैंड की यात्रा कर चुकी है, इसका भी खुलासा हो चुका है। ये सारी जानकारियां जैसे जैसे सामने आ रही है, राजधानी लखनऊ के लोग और उसके परिवार, जो आसपास लोग रहते हैं, उनमें भी एक तरीके से आश्चर्य है कि ये शाहीन नाम की महिला किस तरीके से एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रही थी और देश के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रही थी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट किया गया और इसके नेटवर्क अंतर्राज्यीय होने के साथ साथ ही इंटरनेशनल भी आ रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश, थाईलैंड, पाकिस्तान और खाड़ी देशों का नाम आ रहा है। यहाँ से ये लोग चैटिंग करते थे और मैसेज का आदान प्रदान करते थे, और जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी संगठन का नाम आ रहा है तो सीधे राजधानी लखनऊ का नाम भी उससे जुड़ता है कि यहाँ की रहने वाली थी, यहाँ भी आया जाया करती थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर उत्तर प्रदेश की एजेंसियाँ भी देश की बड़ी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं और शाहीन के हर नेटवर्क को
तलाश रही हैं कि किस तरीके से उसकी गतिविधियां थी उत्तर प्रदेश में, उसके और कौन से ठिकाने हो सकते हैं, कौन से ऐसे स्लीपर सेल हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों का पता लगाया जा रहा है। क्योंकि बहुत ही गोपनीय तरीके से इनकी चैटिंग होती थी, अलग अलग ऐप का प्रयोग किया जाता था, इससे पता नहीं चल पाता था कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया गया। और जब वो अपनी यात्राओं के दौरान विदेश जाती थी या उत्तर प्रदेश में आती थी, इन सारे लिंक को यहाँ की एजेंसियां खंगाल रही हैं। लगातार इस पे काम चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी खुलासे होंगे। बिल्कुल नरेंद्र, चूंकि आने वाले दिनों में था जो संगठन था, बिल्कुल आने वाले दिनों में खुलासे भी होंगे। क्योंकि देखिए, ये लड़ाई सिर्फ एजेंसियों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है, पूरे देशवासियों की है। क्योंकि जान एक की भी जाए, दर्द पूरे देश को होता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, सबको एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। चर्चा के अंतिम पड़ाव पर है, तो मैं चाहूंगी कि सभी मेहमानों से मैं एक क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय को ले लूं। सबसे पहले शुरुआत में आर.एस. वर्मा साहब से करना चाहूंगी। सर, आप कुछ कह भी रहे थे और इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे विषय पर आपका क्लोजिंग कमेंट क्या है, मैं वो भी जानना चाहूंगी। देखिए, मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार साहब की इस बात से सहमत नहीं हूं कि अपीजमेंट पॉलिसी कभी रही भारत में। हर समय वही पॉलिसी रहती है, कभी इसको अपीज करो, कभी उसको अपीज करो, कभी उसको अपीज करो। इट इज नॉट एन अपीजमेंट पॉलिसी। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर 4 जनों को शांत रख करके, खुश रख करके, संतुष्ट रख करके कोई काम अच्छे से शांति से देश चल सकता है, तो क्या जरूरत है बवाल पैदा करने की? क्या जरूरत है रात दिन लोगों को मरवाने की? मैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय देश आजाद हुआ, कश्मीर में 90% से ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी और कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जाना था और लगभग चला गया था कश्मीर पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ पाकिस्तानी फोर्सेस ने, कुछ वहां के उग्रवादियों ने कुछ उद्दंडता की और पाकिस्तान का अच्छा और कश्मीर का अच्छा खासा एरिया में जबरदस्ती घुस गए। इससे वहां के राजा हरि सिंह जी जो थे वो नाराज हुए। वो भारत आए, यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले, नेहरू जी से मिले, सबसे मिले और उन्होंने ये कहा कि हमारी जनता को कुछ रियायत दे दीजिए, जिससे कि वो खुशी खुशी भारत के साथ। वर्मा साहब, चूंकि देखिए वक्त की भी कमी है, ठीक है सर, वक्त की कमी है, तो मैं चाहूंगी कि संक्षेप में हम क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय। मैं कड़ा विरोध करता हूं कि कोई भी किसी प्रकार की, ठीक है सर, देखिए अपनी राय हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय हो सकती है, इस जांच की जो राह है वो भी लंबी हो सकती है, लेकिन मकसद हम सभी का सिर्फ एक है कि हमारे देश और हमारे देशवासियों की सुरक्षा हो। बिल्कुल सर। टीपी त्यागी जी, इस पूरे विषय पर आपकी क्लोजिंग राय क्या है, क्या अंत में आप कहना चाहेंगे? ये घटनाएं रुकनी चाहिए। सर एक सेकंड, आज से 3-4 साल पहले डॉक्टर उमर नबी, जिसको आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से कश्मीर के मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया गया, उसको नौकरी दे दी गई अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, जिसका जो हेड है सिद्दीकी, वो पहले ही भ्रष्टाचार और आतंकवाद में लिप्त है। क्या उस समय हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता नहीं लगा? बस इतना ही। और दूसरा एक बात ये कि दरअसल में कश्मीर के इशू को, आतंकवाद के इशू को अगर पाकिस्तान की आर्मी जिंदा ना रखे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्या जरूरत है? वहां तो नेपाल और भूटान जैसी आर्मी काफी होगी। ठीक है त्यागी जी। वीरेंद्र कुमार शाही साहब, इस पर आपका क्लोजिंग कमेंट इस पूरे मामले को लेकर, महिला विंग को लेकर और जिस तरह के कोडवर्ड का इस्तेमाल हो रहा था, इस पर आपकी क्लोजिंग राय। भूरा जी, पहले मैं छोटा सा जवाब वर्मा साहब को दे दूं जी। मैं प्री 47 का विंटेज का हूं। कुछ जानकारी सही कर दूं, J&K की 1947 तक पॉपुलेशन रेशो 40-60 थी। 40% नॉन मुस्लिम्स, 90% नहीं थी। 90% तब हुई जब जानबूझकर हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू, मेनली जम्मू का इलाका पाकिस्तान के हवाले कर दिया, फौजों के पैर। ठीक है। तो जो हिंदू पॉपुलेटेड एरियाज थे वो पाकिस्तान में चले गए। उसके बाद पॉपुलेशन 90 नहीं पर 80-20 पर आई।
तो कभी भी 90-10 नहीं थी, गलतफहमी है, गलत फिगर से। वो जम्मू को हटा कर ठीक है थी। सर, चूंकि और देखिए जम्मू वक्त को- इतनी ही जम्मू इजाजत को दे रहा जोड़ने पर हम बता वर्मा रहे हैं। साहब, बहुत माफी के साथ मैं आपको सर बीच में ही टोक रही हूँ, क्योंकि वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है, इस चर्चा को यहीं पर मुझे समाप्त करना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और हमारे सहयोगी नरेंद्र का भी। तो देखिए, जांच चल रही है, हर दिन नए तथ्य, नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, यह समझना कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसी है वो किसी भी वुल्फ यूनिट को पनपने नहीं देगी, वो किसी भी ऐसी आतंकी महिला यूनिट को पनपने नहीं देगी जिसके आंखों में भारत की तबाही नजर आती हो। ठीक है, जांच आगे चल रही है, जांच बढ़ रही है, धीरे भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है, जांच की जो पूरी राह है ये लंबी भी हो सकती है, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, हमारी जांच एजेंसियों का, हमारी सुरक्षा एजेंसियों का, हमारी आर्मी का, हमारी पुलिस का, कि हमारे देश और हमारे देशवासी सुरक्षित रहें। तो उन पर भरोसा करना इस वक्त हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य हो जाता है। तो मेरे साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।